हाल ही में भारत के सियासी गलियारों में जम्मू कश्मीर का मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बनता हुआ दिख रहा है। कारण यह है कि बीते कुछ दिनों पहले ही जम्मू और कश्मीर अमेंडमेंट बिल 2023 भारतीय संसद में लाया गया। यह बिल 2019 की जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कुछ चेंजेस प्रस्तावित करता है। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 107 से बढ़ाकर 114 सीटें करना, जिसमें इतिहास में पहली बार इस असेंबली में 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व करने की बातें की गई हैं। इसके साथ ही इस बिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को 3 सदस्यों को नॉमिनेट करने की पावर भी दी गई है, जिसमें से 2 सदस्य जिसमें एक महिला होंगी वह कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से होंगे तथा तीसरे मेंबर पीओके के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 1947, 65 या 71 के वार के दौरान भारत में शरण ली है। इस बिल पर डिबेट के दौरान यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अपने कड़े तेवर दिखाते हुए बोले कि डिलिमिटेशन कमीशन ने 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रखी हैं। संदेश साफ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने अब तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं। आज का डिस्कशन इसी मुद्दे पर होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इतिहास और बैकग्राउंड पर नजर डालेंगे। इसके बाद यह जानने की कोशिश करेंगे कि पीओके भारत के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, भारत ने पीओके को वापस लेने के लिए किस स्तर पर क्या क्या प्रयास किए हैं, तथा अंत में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रयास के दौरान भारत को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है तथा आगे क्या क्या चैलेंजेस और हो सकते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर के फ्री स्टेट का हिस्सा रहा है। 1947 के बंटवारे के दौरान जम्मू कश्मीर की रियासत के पास भारत या पाकिस्तान दोनों में शामिल होने का न्योता था, परंतु वहां के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया और नतीजा यह निकला कि 1947 में ही पाकिस्तानी आर्मी ने पश्तून ट्राइबल के भेष में आकर जेएनके पर अटैक किया और कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। उस वक्त राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कुछ हिस्से को बचा लिया गया। इसके बाद मामला यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया और यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर घोषित कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वही हिस्सा है जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने 1947 में धोखे से कब्जा रखा है। यूनाइटेड नेशन में इसी कंडीशन को पाकिस्तान एडमिनिस्टर या पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर कहा जाता है तथा इंडियन गवर्नमेंट इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की संज्ञा देती है। हम सब के जहन में एक सवाल कई बार आता है कि आखिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत सरकार एक मुद्दत से इसे वापस पाने का प्रयत्न क्यों कर रही है। आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यह न्यूमरस इंटरनेशनल लोकेशन से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इसके वेस्ट में है, अफगानिस्तान का ही लखान हॉल इसके नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना का सिंजियांग प्रोविंस इसके उत्तर तथा इसके ईस्ट में भारत का जम्मू कश्मीर है। सेकंड, कहीं न कहीं हम भारतीयों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर सेंटीमेंट से भी जुड़े हुए हैं। यह भी कारण है कि इंडिया इसे नेशनल टेरिटरी के एसेंशियल पार्ट के तौर पर देखता है और हमारी भारत सरकार का भी स्टैंस इस मुद्दे पर मुखर रहा है, जो कि यूनिटी और इंटीग्रिटी में पूरी तरह से विश्वास रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्टोरिकल क्लेम्स के अनुसार भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है। यही कारण है कि भारत सरकार पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी नेशनल टेरिटरी के रूप में देखती है। इसके अलावा पीओके रीजन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह भारत की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से शानदार कर सकता है। यह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया की रिसोर्स रिच रीजन जैसे ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इत्यादि को भारत से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ पीओके का हिस्सा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में भी अहम योगदान कर सकता है। उदाहरण के तौर पर इस रूट से रशिया के साथ इंडिया का पाइपलाइन के सहारे ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा भारत के लिए आजादी के बाद से ही अब तक सिक्योरिटी कंसर्न का मुद्दा बड़ा अहम रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। यह हिस्सा हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तथा इनस्टेबिलिटी के पोटेंशियल सोर्स के रूप में देखा जाता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने समय समय पर किया है। उदाहरण के तौर पर पठानकोट और पुलवामा हमले की सारी गतिविधियां इसी रीजन के सहारे की गई थी, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट, ISI तथा पाकिस्तान मिलिट्री की बैकिंग देखने को मिली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। यदि यूरोपियन यूनियन से तुलना करें, जहां 40% तक इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है, तो वहीं पर इंट्रा सार्क ट्रेड सिर्फ 5% ही हो पाता है। कुछ हद तक भारत पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज इसके लिए जिम्मेदार हैं। आइए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जिसके लिए हमने अभी तक इतनी सारी बातें की, यानी इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस पाने के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने पश्तून ट्राइब के भेष में बॉर्डर क्रॉस कर कश्मीर में एंट्री की, तो भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ते हुए पीछे भेजने का काम किया था। लेकिन यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन की वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। सन 1965 में अयूब खान के दौर में इंडिया की पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार से सन 1999 में भी परवेज मुशर्रफ ने भारत को चोट पहुंचाने का प्रयास किया और नतीजा कारगिल वार के रूप में निकला, जिसमें भी 1965 की तरफ पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। यूं कह लीजिए, भारत हमेशा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इसको लेकर तत्पर रहा है। इसके अलावा बात अगर 1994 की करें, तो भारतीय पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने 22 फरवरी 1994 को बिना किसी अवरोध के एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का इंटीग्रल पार्ट घोषित किया गया। भारत हमेशा से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे को इलीगल ठहराता आया है और इसे पार्ट ऑफ स्टेट अंडर इट्स ऑक्युपेशन की संज्ञा देता रहा है और लगातार इसे वैकेट करवाने के लिए प्रयासरत भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, भारत में चाहे जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे पर हमारी सरकारें यूनाइटेड नजर आई हैं। सन 2022 में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और आने वाले समय में इस पर हमारा फिजिकल ज्यूरिडिक्शन भी होगा। सिमिलरली, SCO की मीटिंग में जब पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा के तौर पर कश्मीर का मैप यूज किया, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल वॉकआउट कर गए। यहाँ तक कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी एक मौके पर कहा था कि जहाँ तक इंडियन आर्मी का सवाल है, वह भारत सरकार के किसी भी ऑर्डर को कैरी आउट करने का समर्थ रखता है और उसके लिए सदैव तैयार भी है। इसके अलावा आप भी चाइना के BRI प्रोजेक्ट से वाकिफ जरूर होंगे, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है और चाइना द्वारा बनाया जा रहा डैमर भाषा डैम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही है। इसलिए भारत ने अपनी सॉवरेनिटी के मद्देनजर इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। साथ ही साथ आर्टिकल 370 का हटना भारतीय इतिहास की एक तारीख कही जाएगी। यूं भी कह लीजिए कि भारत में कश्मीर के इंटीग्रेशन में यह कदम एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है। गवर्नमेंट के आंकड़े भी सजेस्ट करते हैं कि 5 अगस्त 2019 से 6 जून 2022 के बीच में पिछले 10 महीनों के मुकाबले आतंकवाद की घटनाओं में 32% तक की कमी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर आंकड़े यह भी बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के डेथ में 52% का रिडक्शन और एडमिशन ऑफ टेररिस्ट में 40% का रिडक्शन देखने को मिला है। बात अगर आज की करें, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 POK में 24 सीट एलोकेट करने की बात करता है। यकीन मानिए, यह कदम हमारी सरकार और हमारे देश के फर्म बिलीव को प्रोजेक्ट करता है, जिसका मानना यह है कि POK पर पाकिस्तान का अनऑथराइज्ड कब्जा है और आने वाले समय में हम इसे वापस लेकर रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिलर की ओर और जानते हैं कि भारत के लिए POK को वापस पाने की राह में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला
फियर ऑफ एस्केलेशंस। भारत ने हर एक कदम पर रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का सबूत दिया है। यही वजह है कि एस्केलेशंस शुरू होते ही थम जाते हैं। बात यदि कारगिल वार की करें तो उस समय भी भारत की सरकार ने जब भारतीय सेना को निर्देश दिया तो साथ में यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में भारतीय सेना एलओसी को क्रॉस नहीं करेगी। भारत समय समय पर अपनी इसी तरह की समझदारी का परिचय देते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अग्रेसर कहलाने से और हार्ड पावर मेजर्स लेने से बचता आया है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी कहीं न कहीं भारत के इस स्टेप में राह का रोड़ा बनकर सामने आती है। यदि भारतीय सेना पीओके पर अटैक करती है तो यह बात निश्चित है कि पाकिस्तान अलग अलग इंटरनेशनल बॉर्डर्स और फ्रंट पर वार ओपन करेगा और चाइना को भी इसमें साथ ले आएगा। यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि चाइना का पीओके रीजन में सीपेक और बीआरआई के रूप में अपना स्वार्थ निहित है और चाइना के लिए भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को मैनेज करना ज्यादा आसान है। साथ ही साथ पाकिस्तान तथा भारत दोनों का न्यूक्लियर पावर होना और पाकिस्तान का इररिस्पॉन्सिबल नेवर होना अक्सर भारत के सामने चुनौती का सबब रहता है। शुरू से ही कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक ड्राइविंग इशू रहा है और यह न्यूक्लियर वार भी ट्रिगर करने की क्षमता रखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स भी भारत के लिए पीओके को वापस पाने में चैलेंज पैदा करते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर हमेशा से ही डिसाइसिव मैनर पे हमला किया है और जब भी वह रियलाइज करता है उसकी हार करीब है तो वह तुरंत ही यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन की ओर रुख करता है। कश्मीर वार में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के इंटरवेंशन के कारण ही रुका था, नहीं तो पीओके निश्चित रूप से आज भारत के हाथ में होता। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमें हमारी स्ट्रेटेजी जो कि हार्ड पावर पर रिलाई करती है उसे रीअसेस करने की जरूरत है। हमारी यह स्ट्रेटेजी तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम इस पर डेडलॉक का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते और इंटरनेशनल कम्युनिटी में पीओके को लेकर अपने फेवर में सपोर्ट हासिल नहीं कर लेते। इसलिए यह कहना उचित होगा कि अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है। वह दिन गए जब अमेरिका तालिबान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के समर्थन में दिखता था। आज अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं दिखती। बात यदि हम सऊदी तथा बड़े मुस्लिम देशों की करें तो हम पाएंगे कि सभी देशों को भारत की आवश्यकता है। भारत ने गलवान वैली में चाइना को सक्सेसफुली टैकल किया हुआ है। यह सभी डेवलपमेंट्स भारत के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाते हैं और हमें यह उम्मीद दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम पीओके को जरूर वापस पाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने पीओके के कंटेक्स्ट को समझा और यह कि पीओके भारत के नजरिए से इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हमने हमारे मुख्य विषय यानी भारत की तरफ से पीओके को वापस पाने के प्रयासों को जाना और प्रयासों में आने वाले चैलेंजेस पर भी एक नजर डाली है। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet soon with the new episode. Till then, God bless you all.